मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर जी थे। मेरी सास का तो मेरी शादी से 3 महीने पहले ही निधन हो चुका था। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मेरी सास के जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था, क्योंकि मेरे पति और ससुर जी के काम पर जाने के बाद घर खाली ही रहता था। और जब वो लोग काम से घर लौटकर आते तो उनको घर काट खाने को दौड़ता। और इसलिए मेरे ससुर जी ने अपने बेटे सुनील की शादी कराने का सोचा। एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता बताया। पिताजी लड़के के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गए और मेरे पिताजी ने अपने दोस्त से कह दिया कि वो जल्द ही घर पर बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बताते हैं। अगले दिन हम सब दोपहर का खाना खा रहे थे। तब पिताजी ने रिश्ते के बारे में मेरी माँ को बताया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे कि ससुराल में कोई नहीं होगा तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। मैं बहुत सारी परेशानियों से बच जाऊंगी, ये सोचकर खुश थे। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और एक ही हफ्ते में मेरी शादी सुनील से बहुत सादगी से हो गई, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से शादी तय करते वक्त ही कह दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दहेज नहीं चाहिए और शादी सादगी से हो जाए, क्योंकि वो शादी में फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। और ये सच था, वो दोनों बहुत ही अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी, मेरे ससुर को खाना बनाना बहुत पसंद था। पति और ससुर के काम पे जाने के बाद घर पर मैं अकेली होती थी, इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए तरह तरह के खाने बनाती, किताबें पढ़ती रहती और घर की सजावट में लगी रहती। इस बात से मेरे पति और मेरे ससुर जी बहुत खुश होते थे और अक्सर छुट्टी के दिन मेरे ससुर खुद खाना बनाते थे और रसोई में मेरी मदद करते और कहते कि तुम तो पूरा हफ्ता ही खाना बनाती हो, आज तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो इनकी इस बात से बहुत खुश होती, क्योंकि इतना ख्याल रखने वाले लोग हैं। कोई ये बात सुनता या देखता तो उसे मेरी किस्मत से जलन होने लगती और शायद मैं खुद को खुशकिस्मत ही समझती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और मेरे पति ने एक नया कारोबार शुरू किया, जिसके परिणाम उन्हें दूसरे शहर जाना होता था। क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, इसलिए मुझे कभी कोई भी दिक्कत नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी पति को जाने देती थी। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और कुछ महीने बाद मेरे ससुर जी का भी रिटायरमेंट हो गया। अब वो घर पर ही होते थे और अक्सर खाना वही बना दिया करते थे। लेकिन एक बार जब मेरे पति शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। मेरे ससुर जी ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरे ससुर नहीं माने और कहा कि खाना तो मैं ही बनाऊंगा। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि इतने प्यार से कह रहे थे तो कैसे मना करती, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने हाँ कह दिया और ससुर जी ने ही खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गई। और हैरानी की बात यह है कि मुझे लेटते ही नींद आ गई और मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर गंदगी लगी होती थी। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की और ना ही मेरी ऐसी सोच थी, मगर मैं इस बात से परेशान रहने लगी थी। ऐसा क्यों होता था? जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़ों पर गंदगी क्यों लगी होती थी? मैंने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सुकून से खाना खाती हूँ और मुझे इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती। ये मेरे बचपन की आदत में शामिल है। मुझे हमेशा ही लेटने के कुछ देर बाद ही नींद आती है, मगर 2 दिन से मुझे अचानक नींद आनी शुरू हुई और मुझे ससुर जी पर शक सा हुआ, क्योंकि ससुर जी ने खाना बनाया था। दिक्कत ये थी कि इस बार मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पति को बताती तो कोई भी इंसान अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता और वो मुझे इल्ज़ाम दे देता। घर में कोई भी नहीं था और मैं अपने माता पिता को भी ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी और ससुर जी से बचने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो सारा दिन घर पर होते थे, पति नहीं होते थे, इसलिए मुझे उन्हीं से बात करनी पड़ती थी और वे हर वक्त मुझे अपने आगे पीछे रखना चाहते थे। पहले तो मुझे अजीब नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि उनके सामने ना जाऊं और बहाने से अक्सर बाजार चली जाया करती, लेकिन लौटकर वापस घर ही आना होता था। एक घर में रहते हुए ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि मैं उनसे कहीं दूर जा सकूं।
फिर एक दिन तो हद ही हो गई, मेरे पति को जबरदस्ती मेरे ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया कि जाकर काम देख कर आओ। तो वो कहते रहे वहाँ कोई काम नहीं है, मेरा जाना बेकार है। लेकिन मेरे ससुर ने उनको डांट दिया कि तुम्हें क्या पता काम कैसे ढूंढा जाता है, बार बार काम देखना पड़ता है और ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर काम हाथ आता है। मजबूर होकर मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मेरे पति के जाते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक नजर आई, जैसे उनकी कोई दिल की बात पूरी हो गई हो। मैंने भी उनसे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मेरा बेटा भी यहाँ नहीं है, तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला क्या करूँगा, यही रुक जाओ जब तक वो वापस नहीं आता, जब वापस आ जाए तो फिर चली जाना। और मैं मजबूर हो गई, क्योंकि मैं तो उनको कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन मेरे दिल में जो शक बैठ गया था वो कैसे खत्म हो सकता था। और उस दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया। मैंने उनसे कहा कि मेरा खाना का मन नहीं है, मगर उन्होंने जिद करके मुझे थोड़ा सा खाना खिला दिया। फिर खाना खाने के बाद मुझे फौरन नींद आ गई और बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर और कपड़ों पर गंदगी लगी हुई थी। मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने पति को बताकर ही रहूंगी। इसलिए मैंने कपड़े उतारकर वॉशरूम में ही लटका दिए और सोच लिया कि अब ये कपड़े सबूत के तौर पर अपने पति को दिखाऊंगी। वो आए तो मैंने मौके की तलाश करने लगी और ताकि उनको अपनी बात बताऊं। लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ रहते थे। रात को जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो मैंने उनको बंद लफ्जों में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया कि तुम गलत मत सोचो, तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम उनके ऊपर शक कर रही हो। मैंने उनको यकीन दिलाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार मैंने कपड़े उनको दिखा दिए कि ये मेरी बात का सबूत है, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए ये मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे पिता पर आरोप लगाकर अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरे पिता रात को जल्दी सो जाते हैं, उन्हें क्या मालूम बाद में घर में कौन आता है और क्या होता है, और तुम ना जाने किसे बुलाती हो। ऐसी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोच में पड़ गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई और इसके बाद मैं अपने मायके चली गई। 1 महीना गुजर गया, उन्होंने पलटकर भी खबर नहीं ली। अब तो घर में सब लोग मुझसे सवाल करने लगे कि पहले तो तुम कभी इतने दिन नहीं रुकती थी, क्या नाराज होकर आई हो। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ। गलत भी मेरे साथ ही हुआ और मेरे ही पति ने मेरा यकीन भी नहीं किया। लेकिन मैं उन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रही। मैं देखना चाहती थी कि अब कौन सा खेल खेलेगी जिंदगी मेरे साथ। और कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुर मुझे लेने आए। बेटा, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तुम घर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उनके इस प्यार पर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं तो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं तो उनके बेटे से लड़कर आई थी, झगड़ा करके आई थी। मेरे ससुर को भी शायद मालूम था कि हमारी लड़ाई हुई है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जो भी दिक्कत है दोनों बैठकर हल कर लेना। इतना नाराज होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं है। वो समझाते हुए मुझे अपने साथ ले आए। मैं मजबूर थी कि मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। लेकिन मेरे पति का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने मुझे जता दिया कि जिस इंसान पर तुम शक कर रही थी वही तुम्हें वापस लेकर आया है, वरना मैं तो तुम्हें कभी भी वापस लेकर नहीं आने वाला था। मेरी कोई गलती ना होने के बाद भी मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी, और बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं चुप रहने लगी थी और अपने पति से कोई बात भी नहीं करती थी। लेकिन मेरे ससुर की वही रूटीन थी, वो खाना पकाते और अक्सर उनका खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती। ये जो कुछ भी था मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं जितना भी कोशिश कर सकती थी मैंने की, मगर मुझे नींद आ ही जाती थी। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिंदगी अजीब होती जा रही थी और जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसे ही हो गई थी। मुझे अब अपने आप से घिन आने लगी थी। मैं क्या थी और क्या बन गई थी।
जिंदगी ऐसे ही बीतती जा रही थी। मेरे ससुर को मेरे शक का अंदाजा हो गया था, इसलिए मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन खाना बनाने का सिलसिला उसी तरह चलता रहा था। और सच तो यह है कि मेरे ससुर के हाथ में बहुत स्वाद था। जो भी एक बार मेरे ससुर के हाथ का खाना खा लेता, वो उनके खाने का दीवाना हो जाता था। मगर मुझे तो अब उनके खाने से भी घिन आने लगी थी। जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता था। 3 लोगों के घर में मैं अपने लिए खाना अलग भी नहीं बना सकती थी। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बिल्कुल लाचार हो जाता है, तो ऊपर वाले वहां से रास्ता दिखाता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और एक दिन बाजार से कुछ सामान लेने गई और वहां मुझे एक बहुत पुरानी सहेली मिली, जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरे शहर चली गई थी। अपने पति के ट्रांसफर की वजह से वो शहर में वापस आई और एक दिन बाजार में खरीदारी करने के बीच अचानक उससे मुलाकात हुई। इतने वक्त के बाद अपनी सहेली से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा और हम एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाने लगे। हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू हो गया। वो जब 2 बार हमारे घर आई तो उसने मेरा और मेरे ससुर का व्यवहार नोटिस किया, तो मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है। मैंने उसको सारी बातें बता दी कि मेरे साथ ये सब होता है। पहले तो वो बहुत हैरान हुई और उसने वादा किया कि वो उसके सारे मामले में मेरी मदद करेगी। और एक दिन जब मेरे पति हमेशा की तरह दूसरे शहर गए, मेरे ससुर ने खाना बनाया, तो मैंने खाना खाने के साथ ही थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट से निकालकर छिपा दिया। और दूसरे दिन वही हुआ जो मेरे साथ हमेशा होता है। लेकिन मैंने वो खाना अपने दोस्त को दे दिया, क्योंकि उसके पति एक वैज्ञानिक थे, इसलिए वो खाना लैब में टेस्ट किया गया। वही हुआ जिसका मुझे शक था। उस खाने में नींद की दवा शामिल थी। इस वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अपने पति को दिखा दूंगी, लेकिन फिर मुझे वही डर लगा कि वो कहेंगे कि तुम मेरे पिता पर आरोप लगा रही हो और इस बार वो मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल देंगे। इस डर ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया। और फिर एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मेरे ससुर ने खाना बनाया था, तो मैंने अपने दोस्त की सलाह से वो खाना नहीं खाया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे मैंने खाना खा लिया है, और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं चुपचाप लेटी रही, क्योंकि आज मुझे इस राज से पर्दा उठाना था। मुझे देखना था कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आकर क्या करते हैं। मैंने सोच लिया था, अगर वो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, अगर मैं शोर मचा दूंगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैंने इस राज से पर्दा उठाने के लिए फ़ोन की रिकॉर्डिंग क्यों ऑन नहीं की। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन जो होना था वो हो गया। अब मुझे ये देखना था कि मेरे ससुर का अगला कदम क्या होगा। इसलिए मैं चुपचाप लेटी रही। जब उनको यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ, वो मेरे पास आकर बैठ गए। मगर न जाने उनको इस बात पर शक हो गया था कि शायद मैं जाग रही हूँ। वो मेरे पास आकर बैठे ही थे और फिर उठकर चले गए। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैंने दिन में अपने दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात उसको बता दी। वो खुद भी ये सब सुनकर परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें ये सब कुछ अपने पति को बताना ही होगा। लेकिन मेरा डर मुझ पर हावी हो चुका था। मैं अपने पति को कुछ नहीं बता सकती थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी दोस्त ने मेरी मदद की और कहा कि इस बारे में वो खुद मेरे पति से बात करेगी। एक दिन मौका पाकर उसने हम दोनों को खाने पर बुलाया। मेरे पति से बात शुरू की तो बात सुनकर मेरे पति गुस्से से उठ खड़े हुए। मेरे पति उससे नाराज हो गए, लेकिन जब उसने आराम से कहा कि देखें, आप अब बात को जान ले, अगर मेरी बात गलत है तो बेशक आप इसे छोड़ दीजिएगा, और ये बात सच साबित हुई तो फिर जो आप करना चाहें कीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो गई। अब हमें कुछ ऐसा करना था कि मेरे ससुर को मालूम भी ना हो और उनका राज भी खुल जाए। मेरी दोस्त ने मेरे पति को रिपोर्ट भी दिखाई थी जो खाने की बनाई गई थी। शायद इस वजह से मेरे पति ये सब करने के लिए तैयार हुए। लगभग 1 हफ्ते बाद मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि उन्हें किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है।
मेरे ससुर ये सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि तुम जरूर जाओ। मेरे पति घर से तैयार होकर निकल गए, लेकिन अपने एक दोस्त के घर चले गए और दूसरे शहर नहीं गए। हमेशा की तरह मेरे ससुर ने खाना बनाया। वो खाना बनाने में व्यस्त थे, तो मेरे पति चुपचाप घर में आ गए और कमरे में छुपकर बैठ गए। ससुर को मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने चुपचाप खाना खाया। मुझे पता था खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन मेरे पति कमरे में हैं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैं पेट भर कर खाना खाई और हमेशा की तरह नींद आ गई। मैं कमरे में गई और पति को बताया कि मुझे नींद आ रही है। मैं खाना खा चुकी हूँ और अब जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। मैं तो बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे मालूम नहीं कि रात को क्या हुआ, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे ससुर और पति दोनों घर पर नहीं थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं। बहुत देर बाद भी जब वो दोनों घर वापस नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। मैंने दोनों के नंबर पर फ़ोन किया। उन दोनों के नंबर बंद आ रहे थे। मेरे लिए ये सब कुछ खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। उसने मुझे समझा दिया, लेकिन शाम तक इन दोनों का कुछ पता नहीं चला और इस वजह से मेरा हाल बुरा हो गया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने आज खाना नहीं खाया। अगर मैं खाना नहीं खाती तो मुझे मालूम हो जाता कि क्या हुआ है, क्योंकि आज हमेशा की तरह मेरे कपड़ों पर गंदगी लगी हुई नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि ऐसा क्या हो गया। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे पति और ससुर का कुछ भी पता नहीं चला। मेरी दोस्त बार बार कहती रही, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन मैं परेशान थी कि पुलिस वालों को क्या बताऊंगी कि वो दोनों घर से क्यों गायब हुए और कैसे गायब हुए। इसलिए मुझे इंतजार करना था और इस बात को 2 दिन बीत चुके थे और मेरे पति और ससुर का कोई पता नहीं चला था। मजबूर होकर अपने भाई को फोन करके सारी बात बतानी पड़ी। मेरा भाई मेरे घर आ गया। जब उन्हें सारी बात मालूम हुई, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी। उनका कोई दोस्त पुलिस में था। उन्होंने उस भरोसे में लिया और उसे सारी बात बताई। पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं। पुलिस ने अपना काम किया, न जाने मगर कैसे फोन ट्रेस किया और रात को मेरे पति और ससुर दोनों आ गए थे। मेरे पति बेहोश थे और मेरे ससुर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे उनका दिमाग किसी ने कंट्रोल में किया हो। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। भाई ने मुझे संभाला और कहा, इनको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं तो सारी बात मालूम हो जाएगी। जब वे डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि मेरे पति को बेहोशी की दवाई दी गई है। पुलिस अपना काम करके वापस चली गई, लेकिन अब मुझे ये जानना था कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने उन दोनों से सीधे सीधे सवाल किए, ये सब कैसे हुआ। मेरे पति ने बताया कि जैसे तुमने बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद कुछ देर बाद वो कमरे में आए। उनका अजीब सा हाल देखकर मुझे डर महसूस हुआ और जैसे ही वो तुम्हारे बिस्तर के करीब आए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनको जोर से आवाज लगाई। वो मेरी आवाज सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ बोलता, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं मुड़कर देखता, मेरी गर्दन पर सुई चुभने का एहसास हुआ और इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मैंने ससुर से पूछा, आप ही बताएं कि ये सब क्या है, क्योंकि अब कहानी आपके हाथ में है। उन्होंने मुझे बताया, बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ ऐसा हुआ कि तुम्हारे और मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और शादी के 4 साल से ज्यादा हो गए थे। अभी तक कोई औलाद नहीं है। मैं कोई औरत तो नहीं जो तुमसे इस बारे में बात करता। मैंने एक बार दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया था, तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर है जो पंडित भी है। उनसे अगर कोई दवाई लेकर अपनी बहू को दे दो तो उसकी औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद की खातिर इस आदमी के पास गया था और जिस तरह वो कहता रहा मैं करता रहा। उसके कहने के मुताबिक मैं नींद की दवाई खाने में मिला देता और उसके बाद मुझे अलग अलग काम बताता रहा, मैं करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से कुछ घुमा दिया करता था। तुम्हारे हाथों से मुर्गी की बलि करनी थी तो कभी कबूतर की, क्योंकि तुम बेहोश होती थी तो तुम्हारे हाथ पकड़कर मुझे ही ये काम करना पड़ता था। और वो जो भी अजीब चीज मुझे बताता रहा, मैं अपनी औलाद की खुशी की खातिर करता रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में है
और मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे बहुत अजीब होता जा रहा था। और उस रात जब मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी, उस रात आखिरी काम था, लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज़ दी, मैं घबरा गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में चला गया हो और अब इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन अब हमारे हर सवाल का जवाब उस डॉक्टर के पास था। इसलिए मैंने अपने ससुर और पति को साथ लिया और उस डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने भी अपने पुलिस वाले दोस्त को इसके बारे में बता दिया था। पुलिस भी वहां पहुंच गई। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक तांत्रिक है और काले जादू में महारत रखता है। पढ़े लिखे लोग जादूगरों के पास नहीं आते, इसलिए वो डॉक्टर के भेष में रहता है। और जिस रात मेरे पति मेरे कमरे में थे, आखिरी काम था और वो खुद कमरे में मौजूद था। उसने बताया कि आखिरी तंत्र से मेरी आत्मा उसके काबू में हो जाती, लेकिन शायद मेरी और मेरे पति की किस्मत अच्छी थी, इसलिए ऊपर वाले ने हमें आखिरी समय में मदद की और हम इतने बड़े श्राप से बच गए। मेरे ससुर और पति को वो साथ लेकर गया था, उनकी बलि देना चाहता था ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। कहा जाता है कि हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता और गलत काम अगर अच्छी नीयत से भी किया जाए तो उसका नुकसान होता है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।